मित्रों नमस्कार। पुस्तकनामा के इस 5वीं कड़ी में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, इस कड़ी में हम 4 किताबों पर बात करेंगे। पहली किताब है कहानी की, बहुत पहले की बात है। ये है प्रसिद्ध गीतकार प्रमिला भारती का कहानी संग्रह, बहुत पहले की बात। दूसरा संग्रह है डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर, जो कि देश के जाने माने व्यंगकार हैं, कवि हैं और लघु कथाकार हैं। उनका लघु कथा संग्रह बॉस का डिनर बहुत महत्वपूर्ण लघु कथा संग्रह है। तीसरा उपन्यास है राजीव तनेजा जी का काकभूषण। और चौथी पुस्तक है अर्चना चतुर्वेदी की हास्य व्यंग संग्रह गुलगुल पाई। तो मित्रों, आज हम इन 4 किताबों पर बात करेंगे। सबसे पहली बात प्रमिला भारती के कहानी संग्रह की। प्रमिला भारती जी के बारे में जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, प्रमिला जी देश की जानी मानी कवित्री हैं, गीतकार हैं और उन्होंने एक अलग मकाम बनाया है। तो इनका ये संग्रह है, ये भी मतलब समझिए कि जब आप कोई कवि कहानी लिखता है तो उसकी कहानी में कहीं ना कहीं कविता भी आ जाती है, उनका गीत भी आ जाता है, वो संवेदनाएं भी आ जाती हैं जो कि गीत के साथ जुड़ी हुई हैं। तो प्रमिला भारती जी के संग्रह में वो सब चीज़ें आ गई हैं कि जो कविता के लिए भी ज़रूरी हैं और जो कहानी के लिए भी ज़रूरी है। मसलन कि कहानी के लिए बेहद ज़रूरी है कि कहानी आपकी आत्मा को स्पर्श करे। आपकी जो कहानी जो है वो संवेदना की उस ज़मीन पर उगे जहाँ से उगने वाला जो पौधा है, उस पर लगने वाले फल हैं। जब उनको पाठक उनका आस्वादन करे तो वो कहे उठे, वाह, ये तो मेरा ही पहचान का फल है। तो वो जो स्थितियां हैं वो इनके कहानियों में बहुत अच्छी तरीके से पाई जाती हैं। वैसे इनकी कहानियों की एक खूबी और कमी ये है कि ये कहानी कहीं संस्मरण की छटा देती हैं तो कहीं रेखा चित्र की। और इनके शीर्षक भी आप देखेंगे तो बुआ, बूली, यही चाचा जैसे शीर्षक हैं। और ये अधिकांश जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ घर परिवार की ज़मीन पर उगती हैं, आसपास के माहौल में विस्तार लेती हैं और धीरे 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 ये कहानियाँ अपने उरूज पर पहुंचती हैं। इनकी कोशिश रहती है कि ये अपने पाठक को एहसास की उस ज़मीन से परिचित कराएं। एहसास के जब धूप में रिश्ते पकते हैं तो उस जो रिश्तों के पकने की जो गंध है उससे पाठक को परिचित कराएं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है उनकी कहानियों की। और उनकी कहानियों में एक आपको पुरानापन दिखेगा। उनकी कहानियों में आपको दिखेगा कि आप लगातार एक अलग किस्म के माहौल से 50-60 के दशक के 70 के दशक के माहौल से अपरिचित हो रहे हैं। वो समय, वो चीज़ें आपके सामने लगातार घूमती हुई आ रही हैं। मैं देखता हूँ उन कहानियों में कुछ कहानियाँ विशेष रूप से उल्लेख के योग्य हैं। जैसे कि एक कहानी है उनकी, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, 50 के दशक की प्रेम कहानी है ये, सितारों जड़ी लाल चुनरिया। ऐसी एक कहानी है मन्नो मौसी। तो ये सब जो कहानियाँ हैं, इनसे जब आप गुजरते हैं तो आपको दिखेगा वही मोहल्लेबाजी है, वही संयुक्त परिवार है, वही बंदिशें हैं और उनमें से कहीं कहानी का अंकुर फूटता है और वो आपको अलग आनंद देता है। विशेष रूप से ये कहानी संग्रह उन लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा जो कि उम्र का एक बड़ा हिस्सा पार कर चुके हैं। 50 से ऊपर की जो पीढ़ी है, 60 से ऊपर की जो पीढ़ी है, उनको ये कहानियाँ विशेष रूप से पसंद आएंगी क्योंकि ये कहानियाँ आपको उस माहौल से जोड़ेंगी। तो मित्रों, मैं जो प्रमिला भारती जी का जो संग्रह आया है, ये आया है जवाहर पुस्तकालय मथुरा से। और मैं समझता हूँ कि इस संग्रह को विशेष रूप से उन लोगों के द्वारा तो ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए जो पुरातन में झांकने की कोशिश करते हैं, पुरानी चीज़ों को से जिनका लगाव है और जो कहीं ना कहीं उनको आकर्षित करती हैं। तो प्रमिला भारती जी को इस अच्छे संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरा जो संग्रह है वो बेहद महत्वपूर्ण लघु कथा संग्रह है, वो है बॉस का डिनर, डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर का। डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर को हम डिप्टी कमिश्नर की डायरी
डायरी जैसे चर्चित उपन्यास से जानते हैं, जिसने अपने समय में एक इतिहास बनाया था। अपने ही दफ्तर के जो मगरमच्छ हैं उनके खिलाफ उन्होंने क्रांति की थी, और नौकरी में रहते हुए उस उपन्यास का आना बहुत बड़ी घटना थी। उसी प्रकार से जब हम देख रहे हैं कि महेंद्र कुमार ठाकुर का ये जो नया संग्रह आया, बॉस का डिनर, ये बहुत अलग किस्म का संग्रह है, और इसमें कम से कम 7 लघु कथाएँ तो ऐसी हैं जिनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो हिंदी लघु कथा की उपलब्धि भी मैं उनको कह सकता हूँ। विशेष रूप से एक रचना है इसमें, अफसर जो रचना है उसमें वो अफसर जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें मानवीय संवेदनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं, इंसानियत खत्म हो चुकी है। वो सिर्फ अफसर रह गया है, उसमें मनुष्यता नहीं बची है, वो सिर्फ अफसर है। अपनी माँ की मृत्यु के समय पर वो व्यक्ति बहुत अलग किस्म की चीज़ है कि वो व्यक्ति अपने जो असिस्टेंट है, अपने सहायक है, उससे वो सहायक उसके हाथ में अपनी माँ के जो चिता को आग लगाने के लिए लकड़ी देता है जलती हुई, और वो उसके हाथ से एक बार लकड़ी को अपनी माँ के उसमें छुआता है, और उसके बाद फिर अब लकड़ी सहायक के हाथ में पकड़ा देता है, और सहायक ही बाकी चिता में अग्नि देता है, और बाद में सब रोते हैं, लेकिन वो अफसर नहीं रोता, क्योंकि वो अफसर है। उसकी जगह पर उसके मातहत अपनी माँ की मौत पर रोने का भी काम करते हैं, उसकी माँ की मौत पर रोने का भी काम करते हैं। ये जो दृश्य उपस्थित किया है महेंद्र कुमार ठाकुर ने, मैं समझता हूँ ये कहानी, ये जो लघु कथा है, ये बेहद महत्वपूर्ण लघु कथा है, और इस लघु कथा को विशेष रूप से याद किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी कई सारी अच्छी लघु कथाएँ इस संग्रह में हैं, जिनमें से 21वीं सदी का द्रोणाचार्य एक बढ़िया लघु कथा है, बॉस का डिनर है, गंगा जल है, ये बढ़िया लघु कथाएँ। और एक चीज़ ये है कि इनकी अधिकांश रचनाएँ संवेदनाओं को कहीं बहुत गहरे तक छूती हैं, बहुत गहरे तक जाकर वो अपने कंटेंट को पकड़ती हैं, और जहाँ पर लघु कथा का जो समापन बिंदु होता है वहाँ पर विशेष रूप से महेंद्र कुमार ठाकुर प्रभावित करते हैं आपको। और एक सबसे अच्छी बात जो मैंने देखी है महेंद्र कुमार ठाकुर की लघु कथाओं में, कि उनकी अधिकांश रचनाओं में सूक्ष्म व्यंग की, तीक्ष्ण व्यंग की उपस्थिति आपको दिखाई पड़ती है, और ये एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम है, और इसके कारण इन लघु कथाओं की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। तो एक बहुत बढ़िया संग्रह लघु कथा का आया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लघु कथा संग्रह को पढ़ा जाना चाहिए, और ये लघु कथा संग्रह अद्वैत प्रकाशन ने छापा है, और ये अद्वैत प्रकाशन वही है जिसने अभी दिवाली के मौके पर घोषणा की थी कि वो देश के 51 साहित्यकारों को दिवाली के मौके पर कुछ किताबें भेंट करेंगे। मैं भी उनमें से हूँ जिन्हें ये किताबें मिली हैं। ये किताब भी मुझे इसी रूप में मिली है, और ये एक बड़ा काम है, क्योंकि किताबों की संस्कृति को बचाना, किताबों को बचाना सिर्फ लेखक का काम नहीं है, प्रकाशक का भी काम है, पाठक का भी काम है। हम सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि वो किताबों को बचाएं, और किताबों को बचाने के लिए सबसे जो ज़रूरी काम वो ये है कि बढ़िया लिखा जाए, तभी पाठक किताबों से दोबारा से जुड़ेंगे, पूरी गंभीरता से जुड़ेंगे, वरना इस मोबाइल क्रांति ने बहुत कुछ बर्बाद कर रखा है। तो मित्रों, बॉस का डिनर का जो ये लघु कथा संग्रह है, ये पूरी तरीके से इस कसौटी पर खरा उतरता है कि ये बताता है कि बढ़िया लघु कथाएँ क्या होती हैं, और बड़ी अच्छी लघु कथाएँ लिखने का तरीका क्या है। शिल्प से लेकर कंटेंट तक और भाषा तक, बुनावट तक, हर जगह पर ये संग्रह अपील करता है। मैं जो लोग लघु कथा के नए लोग हैं, मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो कोशिश करें कि अद्वैत प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित इस लघु कथा संग्रह को पढ़ें। उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ेंगी, उन्हें मालूम पड़ेगा कि किन विषयों पर लघु कथाएँ लिखी जानी चाहिए, किन विषयों पर नहीं लिखी जानी चाहिए, और प्रारंभ से लेकर समापन बिंदु तक के जो अवसर हैं उनका
सही मायने में उनका फ़ायदा कैसे उठाया जाता है और किस तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाता है कि पाठक जिस समय अंत पर पहुँचे रचना के, तब उसके मन मस्तिष्क पर कहीं पर भी उसकी एक छाप बनी रह जाए। तो मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर को इस संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसके बाद जो तीसरी जो किताब है वो है प्रसिद्ध व्यंगकार ब्लॉगर राजीव तनेजा की काकभूषण। ये उपन्यास है और राजीव तनेजा की एक बहुत बड़ी खासियत रही है कि राजीव अपना जितना भी अपने व्यंग संग्रह की डीलिंग है या कहानी संग्रह की डीलिंग है वो सब संवादों में करते हैं। तो इस उपन्यास में, जिसको कि इन्होंने व्यंग उपन्यास कहा है, अगर इसको व्यंग उपन्यास नहीं भी कहते तब भी चल जाता, तो इस उपन्यास में भी लगभग 80% से ज़्यादा जो कंटेंट है, 80% से ज़्यादा जिसकी सामग्री है वो संवादों के माध्यम से ही कही गई है। और संवाद बहुत चुटीले हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो करते हैं। अगर मैं इसके विषय की बात करूं तो काकभूषण जो है वो साहित्य जगत के जो छद्म हैं उनको रेखांकित करने का प्रयास करता है। इसमें साहित्यिक रचना पर फिल्म बनाने का ऑफर देने वाले ठग, पुरस्कारों की राजनीति को केंद्र में रखकर चीज़ें अपने आप का लाभ लेने वाले लोगों पर इसमें कटाक्ष किया गया है, उन पर व्यंग्य किया गया है। बहुत सारी आप देखेंगे कि साहित्यिक जगत की लगभग जितनी भी विसंगतियां हैं उन पर इस उपन्यास में चर्चा की गई है और उन पर बहुत तीखेपन से प्रहार भी किए गए हैं। ये उपन्यास लघु उपन्यास है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि बहुत प्रवाह युक्त उपन्यास है। इसमें प्रवाह लगातार बना रहता है, कहीं पर भी आप इतना रोचक है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं कहीं से भी। और अपनी जो बात है वो अपनी बात को बहुत सलीके से कहता है, कहीं भाषण देने की कोशिश नहीं करता, कहीं व्यंग को इस तरीके से बनाने की कोशिश नहीं करता कि उसका जो आक्रोश का स्वर है कहीं वो चुभे। हर जगह पर रचना बड़े सहज भाव से बहती है और मैं समझता हूँ कि जो लोग साहित्यिक जगत की विसंगतियों पर, साहित्यिक जगत में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं उनको गंभीरता से जानना चाहते हैं तो उनको इस उपन्यास को पढ़ना चाहिए। ये उपन्यास निस्संदेह पढ़े जाने की मांग करता है, भाषा के स्तर पर भी, शिल्प के स्तर पर भी, कंटेंट के स्तर पर भी, तीनों जगहों पर ये उपन्यास अच्छा लगता है। ये सच है कि इस उपन्यास की सबसे बड़ी शक्ति इसके संवाद हैं, तो कहीं कहीं ये संवाद इसकी कहीं कहीं सीमा भी बन जाते हैं। तो मित्रों, मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि काकभूषण पढ़ने योग्य है। काकभूषण पढ़ने के बाद आपको याद भी रह जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ मैं राजीव तनेजा जी को इसके लिए बधाई देता हूँ। और अंतिम संग्रह, चूँकि मैं, आप समझते हैं कि मैं व्यंग का आदमी हूँ तो व्यंग पर मैं बात जरूर कहूँगा, तो अंतिम जो संग्रह है वो व्यंग का संग्रह है गुलगुल पाई। बल्कि मैं से कहूँ ये व्यंग का नहीं, हास्य व्यंग का संग्रह है, क्योंकि इसमें अधिकांश जो रचनाएं हैं वो हास्य की रचनाएं हैं। बल्कि ऐसे कहूँ कि इसमें कुछ रचनाएं शुद्ध हास्य की हैं, कुछ हास्य मिश्रित व्यंग रचनाएं हैं और कुछ अर्चना चतुर्वेदी के मिजाज से अलग की भी कुछ रचनाएं हैं जिनमें हास्य का बहुत ही कम प्रयोग हुआ है। उनमें मैं साधो ये मुर्दों का गांव या फिर खुली साहब की आँख या कुछ भी सोचो सरकार जैसी रचनाओं का मैं इसमें उल्लेख कर सकता हूँ, जहाँ पर विट, जो कि अर्चना चतुर्वेदी की सबसे बड़ी शक्ति है, वो उस तरीके से रचना के केंद्र में नहीं रहता है, या आयरनी जिसको वो बहुत कम प्रयोग में लाती हैं, वो इन रचनाओं में आयरनी बहुत अच्छी है। और एक तीखेपन का जो एहसास है, जब क्या होता है कि बढ़िया व्यंग रचना वो कही जाती है जो अंत में जाते जाते आपको कुछ दे जाती है। हल्का फुल्का गुदगुदाना ठीक है, वो भी ठीक है, हल्का फुल्का गुदगुदाना, थोड़ा बहुत चुटकी काटना, लेकिन आनंद जब आता है, बड़ी रचना का, व्यंग का आनंद तब आता है जब आप
कहीं बहुत गहरे में जाते हैं, विसंगति को पकड़ते हैं, विसंगति पर शैलीजन्य जो हथियार है, शैलीगत जो हथियार है, उनके माध्यम से उस पर तीखा प्रहार करते हैं। जो छद्म है उनको आप उनके पर्दे हटा देते हैं, उनकी नकाबों को खोल देते हैं। ऐसी रचनाओं में अर्चना चतुर्वेदी की रचना साधो ये मुर्दों का गांव जैसी रचना को हम रख सकते हैं। और अगर विषय की मैं बात करूं तो इनकी रचनाओं में घर परिवार है, फैशन है, राजनीति भी है, और साहित्य पर तो इनकी विशेष कृपा दृष्टि है। बहुत सारी रचनाएं इनकी साहित्य की हैं, जिनमें से मैं अगर साहित्यिक रचनाओं का उल्लेख करूं तो साहित्यकारों की लिस्ट बनाने की विधि जैसी रचना है, लेखन की कमाई रचना है, महिमा संचालक की रचना है, व्यंग उपन्यास की आसान रेसिपी रचना है, एक साहित्यिक परिचर्चा रचना है, बड़े लेखक कैसे बने जैसी रचना है, और ऐसी बहुत सारी रचनाएं जो साहित्य पर केंद्रित हैं और बड़ा आनंद देती हैं। और कुछ रचनाएं विशेष रूप से उल्लेख के योग्य भी हैं, जहाँ पर उन्होंने गहराई में जाकर व्यंग करने की कोशिश की है। अर्चना की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि वो रोचकता का ध्यान रखती हैं। उनकी जो अधिकांश रचनाएं हैं वो कथा शिल्प में हैं, कथा में वो बुनती हैं, वो व्यंग कथा को बुनती हैं, क्योंकि प्रसंग वक्रता पर उनका अच्छा खासा कमांड है, और प्रसंग वक्रता के माध्यम से वो पाठक से सीधे सीधे जोड़ने की कोशिश भी करती हैं। उनकी रचनाओं की जो खासियत है, मुझे लगता है कि उनकी रचनाओं की खासियत ये है, वो बहुत ज़्यादा बार आपको व्यंग की जो शक्ति है उसका एहसास तो आपको कम करा पाती हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो रचनाएं आपको लगातार पढ़ने पर विवश करती हैं। ये रचनाएं ऐसी रचनाएं हैं कि जो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर आपको पठनीयता से विमुख नहीं होने देती। पठनीयता इनकी सबसे बड़ी शक्ति है, और आज की डेट में, आज की तारीख में पठनीयता ही साहित्य से छूट रही है। पठनीयता छूट रही है, इसलिए साहित्य से पाठक भी छूट रहे हैं। तो मित्रों, ये संग्रह भावना प्रकाशन से आया है, और ये संग्रह बहुत बढ़िया छपा है, पेपर बैक में ये संग्रह है, बहुत अच्छा छपा है। और मैं एक उसका भूल गया था कि काकभूषण जो व्यंग उपन्यास था, वो शिवना प्रकाशन से छपा है, शिवना पेपर बैक से। तो ये चारों किताबें मुझे लगता है कि पढ़े जाने की मांग करती हैं, और कोशिश रहती है हमारी कि हम लगातार किताबों पर बात करें, नई नई किताबों पर बात करें, उन किताबों पर बात करें जिन पर कई बार जो व्यावसायिक कारणों से उन पर बातें नहीं की जाती हैं। तो मित्रों, नमस्कार। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, शनिवार को हमारी फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ नई किताबों के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चर्चाओं के साथ। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, पुस्तकनामा के इस चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम फिर से 4 किताबें लेके आपके लिए आए हैं। पहली किताब है विश्व की श्रेष्ठ कहानियाँ, जिसके 2 खंड हैं, और इसका संपादन किया है ममता कालिया जी ने। दूसरी किताब है ओसी लड़की, जो प्रसिद्ध युवा कवयित्री संध्या यादव का कविता संग्रह है।